साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आप सबकी एक कॉमन क्वेरी आती है एंटी करप्शन केस को लेके कि यदि हम जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए तो क्या क्या बिंदु ध्यान में रखें, किस तरह से मूव करें और क्या हमारा केस फिट है क्वेश्चन के लिए या नहीं। साथियों, इसी क्रम में मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए तो बेसिक फार्मूला क्या है आप सबको पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूला है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रिवेंट करना। भाई देखो, आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो कहता है कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है इंपॉर्टेंट है और किसी भी रूप में इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ करना है या ख़त्म करना है तो जो प्रोसेस लेंगे इट मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस। उदाहरण के लिए, मैं किसी की अगर हत्या करता हूँ तो ये दंडनीय अपराध, पर अगर जज साहब ने किसी को सज़ा दी है फांसी की और जो कंसर्न जल्लाद है या कंसर्न जो अथॉरिटी है उसको देता है फांसी जज के ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में, तो ये अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के आउटकम सेम है पर प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो गया। पहला प्रोसेस तो है इनलीगल क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है बाय लॉ, और दूसरा प्रोसेस जो है जस्टिफाइड बाय लॉ है तो वो हो गया लीगल प्रोसेस। क्लियर हो गया आपको। तो क्वेश्चन के लिए बेसिक फार्मूला क्या है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और क्वेश्चन के लिए जो जजमेंट हम रिलाई करते हैं बेसिक रूप से वो है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल का। इसमें कई कैटेगरीज को जो है डिफाइन किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि अगर ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, प्रोसीडिंग या कंप्लेंट जो है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लियर है। बट सवाल घूम फिर के वही आता है कि मूव करें या नहीं करें, क्या हमारा केस फिट है या नहीं है, और अगर मूव करें तो कैसे करें। इनके आंसर जब तक हमको नहीं मिलेंगे तब तक क्वेश्चन में जाना जो है व्यर्थ है। अब यहाँ जो हम केस स्टडी कर रहे हैं वो बेस्ड है सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। यूजुअली क्या होता है सेक्शन 7 पीसी एक्ट में कि देयर इज अ डिमांड एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस। क्लियर है। डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है साइन के वन ऑन है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द पीसी एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट ये भी है कि मियर डिमांड इज सफिशिएंट। जजमेंट ये भी है कि अगर रिकवरी है और अक्यूज नहीं दे पा रहा है स्पष्टीकरण तो वहाँ पर एडवर्स इन्फ्रेंस लेना चाहिए बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आपको ध्यान है एक जजमेंट आया था सेक्शन 7 पीसी एक्ट को लेके, जिसमें सेक्शन 7 पीसी एक्ट के साथ साथ सेक्शन 13(1)D को भी डिस्कस किया गया था। वो जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट था 15/12/2022 का। उसमें एक बात कही गई थी कि सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)D के जो स्कोप है वो डिफर है। सेक्शन 7 में क्या है कि देयर मस्ट बी एन ऑफर बाय द कंप्लेनेंट एंड एक्सेप्टेंस बाय द अक्यूज्ड, और 13(1)D में क्या है कि देयर मस्ट बी द डिमांड बाय द अक्यूज्ड एंड एक्सेप्टेंस बाय द अक्यूज्ड। क्लियर हो गया आपको। पर उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि केस जो है लगातार बुक हो रहे हैं सेक्शन 7 या सेक्शन 7 13(1)D में ये लिखते हुए कि कंसर्न परिवादी जो है जब अक्यूज से मिला तो कंसर्न अक्यूज ने जो है किसी काम के लिए पैसे मांगे और जो कंसर्न परिवादी है वो रुपये देना नहीं चाहता है, उसको एक ऑर्डर दिया गया, उसने वेरीफाई किया उस फैक्ट को और अल्टीमेटली उसको ट्रैप आउट का प्रयास किया गया। या तो वो ट्रैप हो गया या ट्रैप जो है वो नहीं हुआ। ये स्थितियाँ जो है इन मामलों में निकल के आती है। पर साथियों, सेक्शन 7 पीसी एक्ट में यदि आप ट्रैप भी हो गए हैं तब भी क्वेश्चन के लिए जाना मनाही नहीं है, जिसके लिए आप एक बेसिक जजमेंट है झारखंड हाई कोर्ट का प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, इस पर जो है आप रिलाई कर सकते हो। 16/11/22 का जो है फैसला है। इस फैसले में यह भी निर्धारित है कि यदि कंसर्न कंप्लेंट जो है वो बैड कंडक्ट का है, उसके विरुद्ध कई केसेस हैं, वो लगातार लोगों को ट्रैप कराता है, उनको जो है परेशान करता है, फिर बयान चेंज करता है, फिर वो लोग बरी हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली इट इज़ क्लियर दैट कि ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड इमेज एंड उसकी जो क्रेडिट है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि पेंडेंसी ऑफ वर्क है, कंसर्न क्राइम का मोटिव क्या है, ये भी एक रिलेवेंट फैक्टर है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं कि सर पेंडेंसी ऑफ वर्क पे क्या होगा या मोटिव पे क्या होगा। मैं साफ साफ कहता हूँ आपको कि पेंडेंसी ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है तो देयर मस्ट बी नॉट अ फैक्टर टू डिमांड अ मनी, पर उसके बावजूद भी हम लोग ढंग से प्लीड नहीं करते हैं, वहाँ मारे जाते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन के लिए आप जा रहे हैं तो मेरी बात से क्लियर आपको धीरे धीरे हो रहा होगा कि डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी ऑफ मनी, पेंडेंसी, मोटिव, ये फैक्टर पे भी हमको काम करना होगा। अगर हम इन फैक्टर्स पे काम नहीं कर रहे तो वहाँ पर हम मारे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन 17 का पैरामीटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कर रहा है इन्वेस्टिगेट वो एलिजिबल है या नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कई बार ऐसा मानती है अथॉरिटीज़ एंटी करप्शन में कि हमारा रैंक जो है ऊपर हो गया। मान लीजिए कि सीए रैंक का अधिकारी जो है कार्रवाई कर रहा है तो वो मानता है कि वो डीवाईएसपी है, डीवाईएसपी खुद को मानता है एडिशनल एसपी और एडिशनल एसपी खुद को मान लेता है एसपी। बट मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक मामला था एनडीपीएस का, उसमें बेल थी। ये मामला सुना गया राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा। जज साहब थे राजेंद्र कुमार सोनी जी, उन्होंने क्वेरी करी प्रोसिक्यूशन से कि आप कहते हो कि ये बंदा ऑथोराइज है सर्च एंड सीजर के लिए या कार्रवाई के लिए, डॉक्यूमेंट किया।
आपके बोल देने मात्र से आप कोई अथॉरिटी ऑक्यूपाई नहीं करते। अगर आप कोई अथॉरिटी हैं, कोई पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप किसी काम के लिए ऑथराइज हैं, तो देयर मस्ट बी द डॉक्यूमेंट ऑन द रिकॉर्ड, जिसके आधार पर हम अजम्पशंस ले सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में एडवर्स प्रिजम्पशन जाएगा आपके अगेंस्ट, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उस मामले में कोर्ट ने तलब टिप्पणी करी है। इसके अलावा कई जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। एक जजमेंट है 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसी पॉइंट पे, जो ये कहता है कि आप कहते हैं कि हमने जांच करी, जांच के लिए आप अधिकृत हो, उसका कोई डॉक्यूमेंट तो फाइल पे होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं है तो हम किसी भी रूप में आपको ऑथराइज नहीं मान सकते। इसके अलावा जो रिसेंट अभी ट्रेंड चल रहा है 17A का, उसको भी जो है हमको देखना होता है। अभी आपको मालूम है एक जजमेंट रिसेंटली आया था 8 अक्टूबर 2024 का ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का। उसमें क्या हुआ था कि 2 अक्यूज थे, दोनों जो है पब्लिक सर्वेंट हैं, एक CI है, एक ASI है। ASI जो है पकड़ने गया किसी व्यक्ति को, अल्टीमेटली उसको पकड़ के जो है वो कंसर्न जो एरिया है बीकानेर, वहाँ पर लिया। वहाँ पर CI ने जो है जांच पड़ताल करी, उसको जो है हैरेस किया, उससे 5 लाख रुपए जो है डिमांड किया कि भाई आपको मैं तंग नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। और उसके बाद जो कंसर्न व्यक्ति है वो पहुँच गया एंटी करप्शन ब्यूरो, और कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको रिकॉर्डर दिया। उसने उस बात को फर्दर रिकॉर्ड भी किया, पर उस रिकॉर्डर को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया कंसर्न CI ने। बट उसका कहना था कि मेरे पास एक पेन ड्राइव रिकॉर्डर था, मैंने उससे रिकॉर्ड कर लिया और मैंने ये सप्लाई किया एंटी करप्शन को, तो उन्होंने डिमांड को वेरीफाई कर लिया। तो वहाँ पर उन्होंने जो है FIR काट दी कंसर्न एंटी करप्शन ने। तो वहाँ पर कोर्ट का कहना यह था कि अगर आप FIR काट रहे हैं तो सबसे पहले ये तो अश्योर करें कि रेड एंड ट्रैप है या नहीं है। अगर रंगे हाथों नहीं पकड़ा है तो ऐसे सिनेरियो में अगर कंसर्न वर्क जो है वो जुड़ा हुआ है उसके ऑफिशियल फंक्शन से और उसके कॉन्सिक्वेंटल में जो है एरर बताई गई है, तो वहाँ पर कंसर्न अक्यूज जो है सेक्शन 17A PC एक्ट को जो है प्लीड कर सकता है। मीन्स कोई मामला है जिसमें केवल डिमांड है, कोई रिकवरी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर एलिज्ड वर्क जुड़ा हुआ है ऑफिशियल फंक्शन से और ऐसी स्थिति फाइल पर निकल के आ रही है तो इस तरह का बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी हमको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आपके बेसिक क्वेश्चंस की तरफ कि सबसे पहली बात कि क्वेश्चन के लिए प्लान कैसे करें और क्या क्या अपने को लिखना है पिटिशन में और इसके लिए अपन क्या प्लानिंग करें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मूव कर रहे हो क्वेश्चन के लिए तो आपको कॉज ऑफ एक्शन जो है प्रॉपर जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो है वेट करो, FIR की स्टेज तक जल्दबाजी नहीं करनी है हमें क्वेश्चन मूव करने की। FIR की स्टेज पर हमें तब जाना है कि जब 17A का पॉइंट वहाँ पर हमें दिखाई देता है। बट अगर हमें जाना है प्रॉपर क्वेश्चन में और हम ये मानते हैं कि केस बनता है डिस्चार्ज का, तो सबसे पहले आप एक ज्ञापन रेडी करो। ज्ञापन को हम कॉमनली कहते हैं रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम, और ये आपको सबमिट करना है अथॉरिटी को। एंड वेट टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर वो आपको ड्रॉप नहीं करते हैं, आपके ज्ञापन को कंसिडर नहीं करते हैं, देन इट वुड बी द केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया? इन द मीनवाइल क्या कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं उस ज्ञापन के बेसिस पे कि सर हमने ज्ञापन दिया है बट हमको ये ऐसा अंदेशा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है कंसिडर नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली हमारे साथ जो है जास्ती होगी। और कानून की मंशा भी है कि देयर शुड नॉट बी एन अनफेयर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी पॉइंट अक्यूज के हैं उसको भी कंसिडर किया जाना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्शन दिए जाए कंसर्न अथॉरिटी को कि हमारा ज्ञापन जो है कंसिडर करें। क्लियर है? अगर तब भी वो कंसिडर नहीं करते हैं फाइलिंग द चार्जशीट, तो उसका फायदा अपने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया अपने को? दूसरी बात, जब भी आप ज्ञापन लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात आपका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले उसको हाईलाइट करें। नंबर 2, आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है। नंबर 3, जो भी FIR है, एलिगेशन है, वो क्या है। चौथी बात, उन पर आपका स्टैंड क्या है। नंबर 5, एलिगेशन फॉल्स क्यों है। नंबर 6, आपका कंक्लूजन्स क्या है, इस पर आपको और क्या कहना है और आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट डू वी नीड। और एंड में आपकी प्रेयर क्या है। ये आप जो है ड्राफ्ट कीजिए, इस तरीके से सबमिट कीजिए। जब चार्जशीट जो है फाइल हो रही है उसके बाद चार्जशीट की लाइट में जो आपने ज्ञापन दिया है उसको जो है एनालिसिस कीजिए। उसके बाद जो है आपको ड्राफ्ट करना है क्वेश्चन पिटिशन या डिस्चार्ज पिटिशन। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे। अभी कल मैं एक जजमेंट रिसेंटली पढ़ रहा था ऑनरेबल कोर्ट का, मैं आपको नोट करा दूँ। ये है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का और जजमेंट है 25 अक्टूबर 2024 का। इस केस में अक्यूज कन्विक्ट था सेक्शन 731D PC एक्ट में, और कोर्ट ने सैंक्शन के पॉइंट पे जो है केस को उड़ा दिया कि सैंक्शन में जो है माइंड अप्लाई नहीं हुआ है। जो बेसिक पॉइंट्स थे, जो बेसिक एनालिसिस थे, वो उस केस में हुए नहीं है बाय सैंक्शन अथॉरिटी। जब तक सैंक्शन अथॉरिटी माइंड अप्लाई नहीं कर रही है, पॉइंट को जो है एनालिसिस ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पर फायदा मिल जाएगा कंसर्न अक्यूज को। इसके अलावा मटेरियल फैक्ट जो है छुपा नहीं सकता कंसर्न परिवादी पक्ष। ये पॉइंट जो है तय करा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ MP बनाम रमजान। इसमें क्या था कि जो परिवादी था उसने मटेरियल फैक्ट छुपा लिए, तो कोर्ट ने वहाँ पर एडवर्स प्रिजम्पशन लिया और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है बरी कर दिया। जजमेंट है 25 अक्टूबर 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो ज्ञापन जो है एक बेस डॉक्यूमेंट है और ये हेल्प करता है कंसर्न कोर्ट को भी ये फाइंड आउट करने में कि कैसे ये केस फॉल्स है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट थी, क्या आपने सबमिट किया और क्या उसमें इन्वेस्टिगेट हुआ। अगर प्रॉपर जांच नहीं हुई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, तो उसका अपने को फायदा मिल जाएगा। यू गॉट द पॉइंट ना। और इसके अलावा एक विशेष बात जो है आप ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन में जा रहे हैं तो पिटिशन को ड्राफ्ट जो कर रहे हैं आप, उसका फाउंडेशनल बेसिस क्या है, डिफेंस ब्रीफ और कंसर्न आपका रिप्रेजेंटेशन या ज्ञापन। तो दोनों को मिलाकर जो है आप पेश करें। और इसके अलावा जो जजमेंट्स हैं
जिन जिन पॉइंट पे जजमेंट जो है लागू होंगे उनका अलग कंपेटिव रेडी कर लें और जजमेंट हैंडी जो है अपने साथ में रखें और 2 सेट तैयार कर लें, एक जज के लिए एक अपने लिए, ताकि आपको समझाना जो है ईजी रहे और वर्कआउट करना जो है ईजी रहे। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, अगर आप एक ड्राफ्ट कर रहे हैं केस को जो कि सेक्शन 7 PC8 पे जो है बेस्ड है, जहां पर सिर्फ डिमांड है और आपसे कोई रिकवरी नहीं है, क्लियर है। सबसे पहले आपने ये एश्योर करना कि की पॉइंट क्या है। की पॉइंट क्या है कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो रिकवरी, केस इज बेस्ड ऑन डिमांड। If case is based on demand and Ellisberg is concerned with the official function, then benefit of section 17 is required to be given। उसके अलावा हमने ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन भी कंसिडर नहीं हुआ। इसके अलावा सेक्शन 17 का भी उल्लंघन है, जो अथॉरिटी है वो एम्पावर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है उस चीज़ का। और इसके अलावा स्टोरी जो है कॉन्कॉक्टेड है, पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है, मोटिव नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट हम पेश कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, इस पर हम रिलाई कर रहे हैं। और इस कॉन्सिक्वेंटल में आप एक जजमेंट विशेष है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रिलाई कर सकते हैं। जजमेंट है 2011 क्रिमिनल और रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 180, हर्षेंद्र बनाम रहबतुल्ला जजमेंट का टाइटल है, और जो साइटेशन है वो मैंने आपको लिखा दी है। तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, तो उस पर रिलाई कर सकते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, और अक्यूज को उसका फायदा मिल सकता है। तो हम लोग ट्रायल क्यों फेस करें अगर केस हमारा बहुत क्लियर है? ट्रायल तब फेस करनी चाहिए जब कंट्रोवर्सी है उसको रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, पर जब कंट्रोवर्सी को रूल आउट कर पा रहे हो, डॉक्यूमेंट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट इजीली बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन को पेश करने चाह रहे हैं तो स्टे एप्लीकेशन जो है साहब में जरूर लगाएं। कई बार ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं, और एफिडेविट आप लगा सकते हैं विद क्वेश्चन पिटिशन, ये आवश्यक नहीं कि आप लगाएं, बट अमूमन जो है वकील लगाते हैं, बट चाहे तो लगाएं चाहे तो मत लगाएं। इसके अलावा जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहे हैं उनको प्रॉपरली अनेक्शर कर लें। अब आता है क्वेश्चन की क्वेश्चन के लिए जाए या नहीं जाए। मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको तय करना है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। सबसे पहले यह तय करें कि जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं वो कितने झूठे हैं, पेंडेंसी क्या है, मोटिव क्या है, डिमांड क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिकवरी क्या है। अगर उत्तर आपको नेगेटिव मिलते जा रहे हैं तो वहां पर आप इजीली जो है क्वेश्चन के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर आपके पक्ष में नहीं मिल रहे हैं, या आपको जो उत्तर मिल रहे हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है आपके हिसाब से, देयर माइट बी अ कंट्रोवर्सी, तो वहां पर अवॉइड करें आप क्वेश्चन के लिए। यू माइट फाइल डिस्चार्ज ऑल्सो इन एडिशन टू क्वेश्चन। इसके अलावा आप एक बात को ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो स्टेटस का अपोज करेगा कई बिंदुओं को लाके। तो आप जब आर्गूमेंट कर रहे हैं तो जो पॉइंट आपने रेस किए हैं, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पॉइंट। कॉन्ट्रोवर्शियल, घुमा फिरा के, संदिग्ध और फिल्मजी आर्गूमेंट आपको नहीं करने, इससे आपको बचना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में हमें ये मालूम पड़ा कि क्वेश्चन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो किस तरह हमें प्लान करना है और क्या क्या हमें वर्कआउट जो है वहां पर करने हैं। क्लियर है? तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।